विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। विधानसभा सत्र में सबसे पहले शोक प्रस्ताव होंगे। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर बीएसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो 11 बजे से शुरू होगी और विधानसभा स्पीकर बीएसी की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। कई तरह के मुद्दे हैं जिसे देखकर आज विधानसभा की जो कार्यवाही है हंगामेदार रह सकती है। तो आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक ये कार्यवाही चलेगी। सुबह 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर बीएसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे। आपको बता दें कल महत्वपूर्ण बैठकों का दौर देखने को मिला था, जिसमें से बीएसी की भी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में अवधि भी मानसून सत्र की तय की गई। 25 तारीख से हालांकि प्रस्तावित थी, लेकिन कब तक ये मानसून सत्र चलेगा ये कल तय हुआ। 3 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा। तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। बड़े मुद्दे हैं। इस बार बाढ़ का मुद्दा भी हावी रहेगा, नूह का मुद्दा भी हावी रहेगा। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी कई तरह के सवाल विपक्ष उठा सकती है। तो विधानसभा में आज ज्वलंत मुद्दों की गूंज जो है वो नजर आएगी। सुबह 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होगी। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज विधानसभा की जो कार्यवाही है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकते हैं। मानसून सत्र को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल राजश्री, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र की आगाज आज सुबह 11 बजे से होने वाला है और मानसून सत्र की कार्रवाई की शुरुआत की अगर बात की जाए तो शोक प्रस्ताव से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष बीएसी की रिपोर्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। 3 दिन ही पूरा जो है सत्र चलेगा। 25, 26, 27 को अवकाश रहेगा। 28 और 29 यानी कि 25, 28, 29 3 दिन ये मानसून सत्र चलेगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। रणनीति विपक्ष ने पूरी जो है वो तैयार कर ली है। विपक्ष नो हिंसा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, सीईटी एग्जाम, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मौजूदा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। और कहीं ना कहीं नो हिंसा को लेकर सदन में जो है कार्रवाई के दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार नो हिंसा को लेकर सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास विपक्ष लगातार करता रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि नो हिंसा में सरकार का जो फेल्योर था वो सामने आया। सरकार जो व्यवस्था है वो नहीं कर पाई थी, जिसके कारण इतनी बड़ी जो हिंसा है वो नू के अंदर हुई। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो आश्री सत्ता पक्ष भी तमाम सवालों के जी, जवाब विपक्ष के देने को तैयार है। कल करीब 3 घंटे से ज्यादा जो है सत्ता पक्षीय विधायक दल की जो बैठक है वो चली है और उस बैठक में तमाम जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो जिन पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष करेगा, तो उनके जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जैसा कि रवि संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार जिसकी वजह से हंगामेदार होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो मानसून सत्र की कार्यवाही आज 11 बजे से शुरू होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज सदन हंगामेदार हो सकता है। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर कल बैठकों का दौर भी देखने को मिला था। कल 3 बजे के लगभग बीएसी की बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि विधानसभा की कार्यवाही कितने दिन की होनी है। इसके अलावा विपक्ष ने भी रणनीति तैयार की है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की गई है। तो
तो मानसून सत्र पर महाकवरेज आप हरियाणा न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू होनी है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तैयारी है। आगामी चुनाव है, उससे पहले ये सेकंड लास्ट सेशन है, तो ऐसे में ये सेशन भी काफी अहम है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे बातचीत करेंगे इस सदन को लेकर। नेहा शर्मा जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, और इसके अलावा केवल ढींगरा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, रजवंत डहीनहाल प्रवक्ता है इनेलो के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ तैयारी है सत्ता पक्ष की आज के इस मॉनसून सत्र को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे तैयार कर रखे हैं। चलिए नेहा जी से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की कि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं आज सदन में कांग्रेस की तरफ से? माफ कीजिएगा केवल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल केवल जी, आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कांग्रेस की तरफ से जो आज सदन में रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात ये थी कि अवधि बड़ी कम है और ये बिल्कुल नाकाफी है, क्योंकि आप देखें आज दोपहर के बाद से सदन शुरू होगा और उसके बाद 2 छुट्टी आएगी, फिर उसके बाद 2 दिन की अवधि है, तो उसमें बहुत कम टाइम रहता है। 90 एमएलए रहते हैं, तो उनको अपनी बात रखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जो है इस बार जो आपको बताऊं, सीईटी का मुद्दा रहेगा, फसली जो मुआवजा था, जो फसलें डूबी हैं बाढ़ के उसमें, वो मुद्दा रहेगा, नून का मामला रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम के ऊपर बात रहेगी। सभी वर्गों को जो इन्होंने पिटाई करी है बीजेपी ने पूरे 9 वर्षों के अंदर, हर वर्ग को पीटने का काम किया है। जैसे सरपंचों को पीटा ई टेंडरिंग के माध्यम से, आंगनबाड़ियों को, क्लर्कों को मुद्दा रहा, उनकी सड़कों के ऊपर पिटाई हुई। टीचर जो है वो सड़कों पर बैठे रहे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। इसी तरह रोडवेज कर्मचारी थे, उनके ऊपर एस्मा लगाने का कभी दूसरा काम किया। आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो एम्प्लॉइज है उनके साथ जो व्यवहार कर रही है सरकार, तो ये सारी चीजें हो रहेगी। उसके बाद जो कौशल रोजगार, एक कच्ची सरकारी भर्ती का इन्होंने फॉर्मूला निकाला है, जो कि टेम्परेरी भर्ती है फॉर 1 ईयर, इसके लिए भी बहुत बात उठेगी। इसके साथ साथ 1,82,000 के करीब पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की बात है वो। लेकिन ये पेपर लीक सरकार है, इनके पास कोई भी काम करने का सिस्टम नहीं है, तो जो भी भर्ती निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है, तो या फिर उसकी बंदरबांट या उसमें पैसा चलता है, तो जो अटैचियां चलती हैं, इस वजह से भी सारे पेपर कई लीक होते हैं और कई किसी तरह से सिस्टम जो है आज 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह से हरियाणा के ऊपर जो कर्जा चढ़ चुका है 4 लाख करोड़ से ज्यादा, उसका भी मुद्दा रहेगा। एक पीपीपी मोड है, जो जिस तरह से पीपीपी मोड के थ्रू जो है कई कुछ खराबियां आ रही हैं। इसी तरह पोर्टल बन रखे हैं आईडी के, जो प्रॉपर्टी आईडीज है और अदर पोर्टल्स हैं, जैसे मेरा फसल मेरा ब्यौरा। इसी तरह से और भी कई सारे पोर्टल बना रखे हैं, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान है और जिनकी प्रॉपर्टीज है वो भी परेशान है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर करीबन 95% जो लोग हैं वो, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है और नाम किसी का आ रहा है और प्रॉपर्टी कहाँ पे है, किसी बहुत बहुत परेशान है लोग इस समय। ये सारे मुद्दे रहेंगे और मुद्दों की और भी बड़ी बहुत सारे मुद्दे और हैं, जिस तरह से एजुकेशन का भत्ता बिठा दिया, किसानों के साथ बहुत बुरा हाल किया इन्होंने, 5,000 के करीब स्कूल बंद लेकिन कर दिए बीजेपी तो कहती है तमाम तरह के काम जो उनकी तरफ से ठीक किए गए हैं, जनता वाहवाही दे रही है, पीठ थपथपा रही है सरकार की इस पर। आप देखिए, ये मुद्दे हम रोज डिस्कस करते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो है इनसे पन्ना छुड़ाकर भागते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए ठीक है, नेहा जी जुड़ी है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले रजवंत डहीनवाल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजवंत जी, किस तरह से आज सदन में कार्यवाही देखने को मिल सकती है? इनेलो के क्या कुछ मुद्दे हैं?
देखिए राजश्री जी, जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक लंबी फहरिस्त और विधानसभा में भेजी थी, अपनी क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें से 10 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव थे और 3 अनस्टार्ड क्वेश्चन थे। अब उन क्वेश्चनों में ये सारे के सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे हम बुजुर्गों की पेंशन कैसे कटी, बीपीएल कार्ड्स कैसे कटे, या हम बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी समस्या, वो भी एक समस्या है, वो भी हमारे लिए एक शर्मनाक विषय है। अगर बात करें भूख हिंसा की, उनकी हिंसा जो हुई थी उस पर भी सवाल किया जाएगा। सरकार की जवाबदेही बनती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बेनिफिट किसानों को ना पहुंचकर निजी कंपनियों को पहुंच रहा है, या उनको मुआवजा, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, बाढ़ से जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिला है, बेरोजगारी के नाम पर किस प्रकार से युवाओं के साथ जो मजाक बनाया हुआ इन्होंने, जहां पर स्थायी भर्ती ना करके ये किस प्रकार से निजीकरण की ओर जा रहे हैं, किस प्रकार से ये HKRN के माध्यम से अपने चहेतों को भर्ती करने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। अगर हम बात करें कि शिक्षा विभाग में ये 40,000 पद हैं, वो खाली क्यों हैं? पुलिस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराए, और वो ये कह रहा है कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। ये एक विषय है, सोचने का विषय है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति, अगर जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, और वो अगर कहे कि नूहीन शाह जैसे मामले में कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा सकता, हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारियों की भी बहुत ज्यादा कमी है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहां पे डॉक्टर नहीं है, दवाई उनको समय पर नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर प्रोफेसर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर आज भी चले आ रहे हैं, उनकी भर्तियां इतने लंबे समय से रुकी पड़ी हैं। ये कॉलेजों में जाते हैं तो वहां पर कॉलेजों में भवन नहीं है। पहली बात तो ये करते कि अनाउंसमेंट कर देते कि कॉलेज बनेगा, कॉलेजों में भवन नहीं है। अगर कहीं गलती से भवन बन जाता है तो वहां पर स्टाफ नहीं पहुंच पाता। तो ये सारी चीजें सरकार को घेरने का ही एक हम उनसे जवाब लेना चाहेंगे, घेरने की बजाय। एक सीईटी की परीक्षा की जो बात है बड़ी ही जी। महत्वपूर्ण है, जिसमें इन्होंने पेपर आउट करने का तरीका बदल दिया, जहां पर एक 56 नंबर और 57 नंबर में दोनों पेपरों में 41 क्वेश्चन अगर सेम आ जाएं तो ये पेपर आउट करने का एक तरीका सरकार ने बदला है। ये अपने चहीते लोगों को ये किस प्रकार से फायदा पहुंचा रहे हैं, ये भी एक देखने का बात आती है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। आम व्यक्ति इससे बहुत भारी प्रभावित है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो उसमें बहुत भारी है। एक समस्या है, एक भ्रष्टाचार जिसमें ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार आकंठ डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार में आज प्रदेश में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बढ़ा है और वो बढ़ा हुआ है कर्जा। पिछली बार इन्होंने बताया था 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो हाँ। चुका हुआ है। आज वो कर्जा कितना पहुंचेगा, ये चीज आगे सामने आएगी। सरकार के पास विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए समय मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि जो 3 दिन का समय है और 90 विधायक है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अगर समय ही अगर नहीं मिलवाएगा तो वो अपने कैसे तो आवाज उठाएंगे। और यही बात सरकार के ऊपर भी है कि जब सवाल इतने ज्यादा हो जाते हैं तो सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, मुख्यमंत्री उनका जवाब कैसे देंगे। वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ आज तक यही होता है कि जब जवाब अगर प्रॉपर नहीं मिल पाता तो जी। वहां पर हंगामा होना स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि नेहा जी जो हमारे साथ जनता जुड़ी के हुई, उनसे भी नुमाइंदे जवाब गए हैं, लेते हैं। नेहा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता केवल जनता के ढींगरा जी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, जुड़े वो हुए तो हैं। उनका छुट्टी भी कहना है करके कि आप जाते लोग हैं पल्ला ताकि झाड़ हम लेते जनता हैं, की जवाब बातें नहीं वहां पर देते उठाएं। हैं। वहीं दूसरी तरफ रजवन जी भी आरोप लगा रखे हैं कि 3 दिन का जो समय है उसमें सारे सवाल कैसे एक साथ उसके जवाब मिल पाएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं अपने साथी प्रवक्ताओं को एक बात बताना चाहूंगी और आपके दर्शकों को भी एक बात बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मेरे साथी प्रवक्ता अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं। हमारी सरकार ने विधानसभा सत्र, पहले की जितनी भी सरकारें अब तक रही हैं हरियाणा में, उनके समय में विधानसभा सत्र जो थे वो पूरे साल भर में 2 सत्र चलाए जाते थे। जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है तब से हमने एक सत्र और बढ़ा दिया है और हमने टोटल 3 सत्र कर दिए हैं। इसके अलावा 4 घंटे का समय रहता था विधानसभा सत्र का पिछली सरकारों में, लेकिन जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमने एक सत्र का 1 दिन का समय में 2 घंटे का इजाफा करके 4 घंटे से 6 घंटे कर दिया है। 3 दिन का सत्र अब चलेगा और 6 घंटे के हिसाब से चलेगा, तो टोटल 18 घंटे हुए। अगर इस समय कोई और सरकार होती और पिछला माहौल होता
तो यहाँ पर 12 घंटे का सत्र चलता। 12 घंटे से टोटल 6 घंटे का इजाफा तो इसी मानसून सत्र में ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथी प्रवक्ता पिछली चीजों को देखकर नहीं आते हैं और सीधा आक्षेप लगाने का काम करते हैं। केवल आक्षेप लगाना ही समस्या भी तो मकसद आपके नहीं समय होना में ज्यादा चाहिए। बढ़ी। 18 घंटे के इस मानसून सत्र में सबसे बड़ी बात हमें ये भी देखने की है कि जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं एक दिन में, जितने प्रश्न लिए जाते हैं वो लगभग 20 प्रश्न एक दिन में लिए जाएंगे और उनका समय निश्चित नहीं होता। जब तक प्रश्न पूरे नहीं होंगे उस दिन के शेड्यूल के, तब तक सत्र चलता है। आप नॉर्मली भी देखते हैं कि 6 घंटे के अलावा भी देर रात्रि तक भी विधानसभा सत्र हमारी सरकार में चले हैं। रात्रि 12 बजे तक, 11:30 बजे तक भी हमारे विधानसभा सत्र पिछले समय में चले हैं। तो ऐसा नहीं है कि समय शॉर्ट कर दिया गया है। हमने तो 6 घंटे का समय 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से समय बढ़ाया है। ठीक है, केवल जी क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अब आरोप लगा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 3 दिन का वक्त कम रहेगा। किरण चौधरी ने भी कहा कि 3 दिन का वक्त कम है। अब नेहा जी कह रहे हैं कि समय अवधि बढ़ा दी गई है, 6 घंटे का इजाफा उसमें किया गया है। देखिए, जिस तरीके से इतने मुद्दे हैं और मुद्दे पैदा किसने किए हैं? भाजपा की सरकार ने, क्योंकि काम नहीं किया तो वो मुद्दे बनेंगे। जब समय का मुद्दे तो आपने उठाया है, समय का मुद्दा तो आपने उठाया है और समय हमने इजाफा कर दिया, तो इस पर जवाब आपसे बनता नहीं है, इस पर जवाब आपका आता नहीं है। नहीं, जवाब क्या? हम तो इतने सवाल जो कर रहे हैं, आपके पास जवाब है तो बताइए। आपने अभी तक फसली ऋण हमने तो आपके समय का जवाब दिया। आपने समय का बात उठाई, हमने आपको बता दिया कि आपकी सरकार के समय से हमने 6 घंटे का इजाफा कर दिया। 6 घंटे में कितने हमारे विधानसभा सदस्यों के प्रश्न आएंगे ये आप जानते हैं। हमने तो समय का इजाफा किया है। हमारी सरकार तो कभी भी आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पीछे नहीं हटती। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी डिबेट नहीं होती। नेहा जी, आप पहले मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद आप जवाब दे दें। आपको टाइम देंगे सभी। आप ऐसे क्यों आतुर हो जाती है? मेरी बात तो सुने। केवल जी अपनी बात कहिए सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने अगर कोई काम किया होता तो मुद्दे कम हो जाते। अगर सरकार ने काम ही नहीं किया तो मुद्दे तो बढ़ेंगे ना। अब ये मुद्दे मेरे नहीं है, इन लोगों के हैं। अगर फसली ऋण का किसानों को मुआवजा दिया होता तो मुद्दा क्यों बनता? और आप लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं धरातल पे तो मुद्दे तो बनेंगे ना। आप लोगों को काम करना चाहिए, वो तो आप करते नहीं है। यहाँ पे 2 घंटे की बात करके भागने की बात जो करते हैं, ऐसे नहीं रहेगा ना। आपने अगर 4 लाख के करीब एकड़ जो भूमि जो डूबी है उसके बीच में मुआवजा देना था उनको, ठीक है, आपने नहीं दिया ना। किसान आज त्राही कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक फसल तो पहले खराब हो गई, पानी में डूब गई। केवल जी, हुड्डा ने जिस बाइट का मैं जिक्र कर रही थी इससे पहले कि किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, तो पहले क्या कुछ कहा है हुड्डा ने वो सुनवा देते हैं। पूरी सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, सभी साथियों की डिस्कशन हुई। एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन भी दिए हैं, और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी सब साथी अलग अलग जो है जिम्मेवारी ली है उन्होंने जी। सर, आपने कहा मुद्दे कौन कौन से होंगे, उन मुद्दों के बारे में और कुछ अगर मुद्दे बहुत हैं, जैसे कानून व्यवस्था है, भी उसमें इंक्लूडेड है, फ्लड है, और बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, बहुत हैं जी। हाँ, सीईटी का मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दों की कोई कमी तो सर सत्र की अवधि भी कम है और ऐसे में सवाल उठाना मतलब कहीं ना कहीं काफी ऐसा। बीएसी की मीटिंग हुई थी और वहाँ क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, मैंने वहाँ पे ये आवाज़ उठाई, कहा था कि भी ये जो मुद्दे हैं, जो हालात हैं, उसको देखते हुए ये समय नाकाफी है, इसको बढ़ाया जाए। असेंबली में भी उठाएंगे हम ये बात बढ़ाने की। सर, जब समय की बात आती है और सत्ता पक्ष से पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है विपक्ष चर्चा से भागता हुआ नजर। कि जितने भी विपक्ष के मुद्दे हैं, ना तो हम उनसे घबराए हुए हैं, क्योंकि हमने अपने कार्यकाल में हरियाणा के जनता के लिए, प्रदेश के लिए हमने इतने विकास के कार्य किए हैं कि हमें कोई घबराहट ही नहीं है। किसी के प्रश्नों का उत्तर देने की हमें घबराहट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि हम भी विपक्ष रहे हैं। हाँ। साथ में जहाँ तक बात आती है कि बाढ़ के अभी क्षतिग्रस्त जितने भी क्षेत्र रहे, किसान भाई हमारे जिस मुसीबत से गुजरे, हम
हम उनके साथ खड़े हैं। सरकार ने तो आंदोलन से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि हम मुआवजा आपको देंगे। उससे मुआवजे की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। और बाढ़ से जितने भी जो ग्रस्त परिवार रहे, जिनमें मृतक जो रहे थे, उनके परिवारों के लिए भी हमने घोषणा कर दी थी। क्यों है किसानों के अंदर नाराजगी? क्यों है किसानों की नाराजगी? किसानों का मुद्दा जो है उसमें राजनीतिकरण हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कौन है? कुछ लोग कौन है? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी पर ही आरोप लगा रही हैं? हाँ, आपकी बात नहीं आई मेरे पास। बिल्कुल, कुछ लोग कौन है? मतलब कुछ लोगों की आप बात कर रही हैं, कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये तो पूरी जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। सारे किसान भाई इन लोगों के साथ नहीं है, सारे किसान भाई इनके साथ नहीं है। जिन किसान भाइयों को हरियाणा की भाजपा सरकार ने मुआवजे पहुंचाए हैं, बीमा की राशि पहुंचाई है। आपको एक डाटा मैं देती हूँ, छोटा सा डाटा है। कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के 167 करोड़ रुपए वितरित किए गए। हमारी सरकार के आते ही उसी योजना के तहत ही 2016 में हमने शुरू किया, वापस हम लेकर आए। हमने इतने कार्यकाल में, इतने समय के कार्यकाल में ही 60,646 करोड़ रुपए का तो हमने उसका क्लेम दे दिया। आप डिफरेंस देखिए, कहाँ 167 करोड़ और कहाँ 60,646 करोड़। और आप बात करते हैं कि आप किसान हितैषी हैं, और कैसे कांग्रेस और अदर दूसरी पार्टी जो है वो किसान हितैषी हो गई। किसान हितैषी पार्टी अगर कोई है, ई गवर्नेंस हम लेके आए। आप तो बीच में से ही पैसा खा जाते थे, हम तो किसानों के खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं। इस मुआवजे को भी, इस आपदा के समय में भी भाजपा सरकार किसान भाइयों के साथ खड़ी है। ठीक है रजवन जी, क्या वाकई बरगलाने का काम कर रही है विपक्षी पार्टियां किसानों को? देखिए, जो फसली ऋण के ऊपर, जो फसली मुआवजे के ऊपर जो लोग मांग कर रहे हैं वो आप दे नहीं रहे, तभी तो लोग सड़कों पे हैं। और आपने उनके घरों से लोगों को उठा लिया, उनको अरेस्ट कर दिया। पंजाब के भी लोग हैं और हरियाणा के भी लोग हैं, सभी लोग चंडीगढ़ कूच करना चाह रहे थे। आप लोगों ने पुलिस लगाकर उनके घरों से उठा लिया उनको, और वो किसान हैं जिनको घरों से उठाया गया। और पुलिस के द्वारा उनका मिशन विफल करने के लिए उनको अपनी बात ना चुका सके सरकार से, इसीलिए उनको घरों से उठा के जेलों में भेज दिया गया। ये काम तो आप कर रहे हैं ना। वो अपनी मांग कर रहे हैं कि उनकी जो फसलें थी वो डूब गई। 4 लाख के करीब एकड़ जो जमीन है वो हरियाणा के अंदर डूबी। उसके अंदर 1-1, 1.5-1.5, 2-2 फुट की जो है सिल्ट आ गई। अब सिल्ट आने से पहले तो उनकी जो जीरी की फसल है वो डूब गई। उसके बाद जो अब अगर 1.5-2 फुट की सिल्ट उठाएंगे उसका भी पैसा खर्च होगा। उसके बाद अगर वो उठा भी लेगा तो भी अगली फसल भी नहीं लग पाएगी जो कनेक्ट की आएगी। तो 2-2 फसलें उनकी खराब हुई है। और आप जो है उसके मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने 50,000 उन्होंने डिफरेंस भी बताया है। कांग्रेस के समय में कितना दिया गया राहत राशि और अभी बीजेपी ने कितनी राहत राशि दी, वो भी उन्होंने बताया, आंकड़े भी बताए हैं। देखिए, आंकड़ों से नहीं चलता, सवाल है कि उनकी किसानों का नुकसान कितना हुआ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसके अंदर 2-2 फुट की जो सिल्ट है वो खेतों के अंदर है। जब पानी आया तो पानी के साथ सिल्ट आ गई खेतों के अंदर। उनकी फसलों के ऊपर 2-2 फुट का अगर रेता जमा हो गया तो वो फसल उनकी बर्बाद हो गई। आप 2-2 फुट की जो सिल्ट है वो खत्म करेंगे तो अगली फसल भी नहीं लग पाएगी। तो 2 फसलें जब खराब हो जाती है तो मुआवजा उनकी 50,000 किसानों की डिमांड है। ठीक है, आप 50,000, आप 15,000 की बात कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हमारा टाइम था 2,000 रुपए मुआवजा 2005 में दिया जाता था पर एकड़। जिस समय हमारी सरकार आई और जब हमारी सरकार गई हमने 500% की वृद्धि की है। और इस सरकार ने सिर्फ केवल 50% की वृद्धि की है जो मुआवजे की राशि की है। तो ये कहाँ खड़े? ठीक है, मैं इस पर मैं जवाब लूंगी। रजवन जी, क्या वाकई राजनीतिकरण कर रहे हैं आप किसानों के मुद्दों का? जैसा कि अभी नेहा जी कह रही थी कि बरगलाने की कोशिश की जाती है क्योंकि किसान नाराज हैं। बाढ़ से जो प्रभावित हुए किसान, उन्हें जो राहत राशि दी गई उसे लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। नहीं, ये चीज तो इनकी सोच है कि किसानों को गुमराह किया गया है। अकेले किसानों को नहीं, इससे पहले क्लर्क बैठे थे तो उनके बारे में भी यही कहा गया था कि उनको गुमराह किया गया है। पहलवान वहां पर धरने पर बैठे तो उनको भी ये कहा गया कि इनको बरगला कर बैठाया गया है।
सरपंचों के ऊपर भी यही आरोप लगाया, मेडिकल के जो छात्र अपनी फीस वृद्धि में बैठे थे उन पर भी आरोप लगाया गया। आज कोई एक वर्ग बता दो जो सरकार से किसी भी चीज की डिमांड करता है, कोई भी अपनी बात रखने का प्रयास करता है, उसको हमेशा यही कहकर ही दुत्कार दिया जाता है कि आप तो किसी न किसी के सिखावे में हो, बहकावे में हो, आप किसी के चढ़ाए हुए यहाँ पर आए हो। तो ये सरकार की एक मानसिकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि 2022 में सरकार ने ये कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हाँ। एक बार इनसे जरूर पूछे कि क्या आमदनी दुगनी हो गई? लेकिन मैं आपको इस चीज का बताऊंगा, आमदनी दुगनी नहीं हुई, किसान कर्जवान हो गया। उसका मैं डाटा भी दूंगा। और आज यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात करते हैं कि हमने किसानों को ये दे दिया, किसानों को वो दे दिया। किसानों को कुछ नहीं दिया। अगर किसानों को आपने कुछ दिया होता तो किसान आज सड़क पर नहीं होता। किसान हर चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए उनको सड़कों पर आना पड़ता है। जो किसान खेत में होने चाहिए थे, वो किसान खेत में होने के बजाय सड़कों पर या सरकारी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना तो समय पर खाद मिलता, ना बीज मिलता। और अगर जब खाद बीज मिल जाए तो इस प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसी समस्या क्रिएट हो जाती है, उनके बेचारे की फसल नष्ट हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। और वो मुआवजे को लेकर किसी न किसी तरह फिर कर्ज करके अपनी अगली फसल की तैयारी करता है, फिर कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो किसान को आज जो किसानी है वो कोई एक आसान फील्ड नहीं है। किसानी एक बहुत मुश्किल या ये कह सकते हैं कि उसमें अनेक प्रकार की दुर्गमताएं आई हुई है। अब ये चीजें इनकी समझ से बाहर है। मैं एक बताना चाहूंगा कि 2,43,000 किसानों का 1178 करोड़ का बकाया है। क्या इनको पता है कि ये 1178 करोड़ रुपए का बकाया कैसे है? मैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बता सकता हूँ। 1.25 लाख किसानों का 600 करोड़ सिरसा का बकाया है। शायद इनके पास नोटिस में हो। 75,000 किसानों का सिसार का 309 करोड़ का बकाया है। भिवानी के 5,000 किसानों का 200 करोड़ है। जींद के 4,000 किसानों का 20 करोड़ है। दादरी के 26 करोड़ का वो है, बकाया है। ये बकाया अगर उन किसानों का है तभी तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं। और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करता है तो वो सरकार को चेताने का भी काम करता है। वो सरकार से अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजता है मिलने के लिए, लेकिन सरकार के नुमाइंदे या कोई भी प्रतिनिधि उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। उनको किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिलता, जिसकी वजह से मजबूरीवश उनको सड़कों पर आना पड़ता है। और यही वजह है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष उनके पास इसलिए जाते हैं या वो उम्मीद करते हैं विपक्ष से कि सरकार जब उनकी नहीं सुन रही तो वो विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज को उठाने का प्रयास करें। आप भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप भी उस इलाके के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये चीजें अगर विपक्ष उनके साथ जाकर खड़ा होता है तो इनको लगता है कि विपक्ष उनको सिखा रहा है, बहका रहा है। लेकिन आज ना तो किसान भोला है, ना किसान बहक रहा हुआ है। किसान अपने जिम्मेदारी के प्रति, वो जो प्रति उस जिम्मेदारी के प्रति अपना सजग है, और जो उसके हक अधिकार है उनके प्रति सजग है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, चाहे इससे पहले कर्मचारी बैठे थे या रजवन जी, पहले किसानों को लेकर जो आपने सवाल उठाए उस पर जवाब ले लेते हैं नेहा जी से। मैं मेरे साथी प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगी कि केवल बात कहने के लिए आपके पास में बातें हैं इसलिए आप कुछ भी कहे जाएंगे, ये बात सही नहीं है। हमारी सरकार ई पोर्टल किसान के लिए लेके आती है उनकी सहूलियत के लिए। आपकी सरकारों के समय में किसान लाइन में खड़े होकर बीज लेते थे, उन पर लाठीचार्ज होता था, फिर भी उनको बीज उपलब्ध नहीं होते थे। हमारी सरकार के समय में आप किसी भी बीज भंडार के बाहर लाइन नहीं देख रहे हैं। जब हमने ये व्यवस्था लागू की थी तो कुछ दिनों की उसके प्रबंधन में हमें समय लगा था, लेकिन आज बीज भंडार के बाद किसानों की लाइन नहीं है। आज अगर आप किसान हैं और आप किसानों के बीच में बैठते हैं, मैं भी जनता से मिलती हूँ, मैं भी अपने लोगों से मिलती हूँ, अपने भाइयों से मिलती हूँ और गांव में जाकर किसानों के बीच में बैठती हूँ। आप उनसे बात करके देखिए कि आज वो लाइन में नहीं लगते हैं, उनको बीज बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। मुझे लगता है ये जानकारी आपको नहीं है। ठीक है रजवन जी, आंकड़ों की बात कर रहे हैं नेहा जी। रजवन जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। जो बकाया राशि है उसके आंकड़ों के लिए शायद आपको ध्यान नहीं है। मैं काफी बार इस मुद्दे को लेकर डिबेट में बैठ चुका हूं। और आप एक चीज जरूर बताइए, क्या 1178 करोड़ का जो बकाया मैंने बताया है वो गलत बताया है? अगर गलत बताया तो आप साबित करें, वरना मेरे पास तो आंकड़ा पूरा है। नहीं, मेरे पास आपका ये आंकड़ा नहीं है, मैं इस बात पर आपकी हाँ नहीं करूंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि प्रक्रिया रहती है। आप सरकार अपने काम करती है और वो समय के अनुसार काम करती है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के मुआवजे का पैसा नहीं देंगे, हमने पहले भी दिए हैं। जब हम 167 करोड़ रुपए आप देते हैं और हम 7,000
646 करोड़ रुपए देते हैं तो हम ये मुआवजा भी देंगे, ये बकाया राशि भी उनको दी जाएगी, लेकिन चरणबद्ध प्रक्रिया है, वो अपने समय के अनुसार होगा। संयम जरूर रखना पड़ेगा। सरकार अपने काम करती है, आप भी जानते हैं, आपकी सरकारें भी पहले रही हैं। चलिए, लेकिन जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं नेहा जी, रजवंत जी, जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो फसल बीमा की राशि है, तो बीमा कंपनियों की इसमें लापरवाही सामने आई है, तो क्या इस पर सरकार काम नहीं कर सकती, बीमा कंपनियों को आदेशित नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हमारे पास में लिखित रूप में अगर शिकायत आएगी तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले भी जितने अधिकारियों जो आंकड़े आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आंकड़े गलत बता रहा हूँ, जब तो आपको कुछ कहना बनता है, वरना क्या सरकार के पास ये आंकड़े हैं? मैं खुद बताता हूँ, और अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा बहुत बार उठ चुका है कि फसल बीमा के ये जो पेमेंट है ये बकाया है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कंपनियों को, निजी कंपनियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो क्या ये सरकार की सोची समझी चाल नहीं है कि निजी कंपनियों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाए? किसान की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है उसको निजी कंपनियों को जब हरियाणा सरकार अपनी किसानों को उनके जो सम्मान राशि है, सम्मान निधि राशि है, वो दे सकती है, उनकी बीमा राशि को जो है इतने हजार करोड़ रुपए दे सकती है, तो ये मुआवजा भी देगी। हमने पहले भी अधिकारियों पर कार्रवाई की है। हमारी सरकार तो इस बात के लिए ही मशहूर है कि हमने अधिकारियों पे भी कार्रवाई की है। क्या पिछली सरकारों में अधिकारियों पर कार्रवाई होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। एक आंकड़ा मैं हमारी इस व्यवस्था को जनता जानती है। अगर जनता हमें पसंद नहीं करती तो हमें सत्ता में नहीं बिठाती, सत्ता से बाहर आप लोग हैं, सरकार से बाहर आप लोग हैं। जनता ने आपको पसंद नहीं किया। बिल्कुल रजवंत जी, मैं आपके पास आऊंगी। नेहा जी, जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं रजवंत जी, उस पर पहले भी कहा गया था कि जांच कमेटी होगी, क्योंकि आईएफएससी में कई सारी त्रुटियां पाई गई थी, जिसकी वजह से जो खाते में ट्रांसफर होने थे पैसे वो नहीं हो सके थे, तो उस पर जांच जल्दी हो जानी चाहिए, ये भी तो किया जा सकता है। यही सब मुद्दे हैं जो आज कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर विधानसभा में आज ये मुद्दा उठता है तो इस पर मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई डिले करेंगे, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से, हाँ, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मनीष कटाना जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। अभी आपने सुना जिस तरह से यहाँ पर किसानों के मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, आंकड़े रजवंत जी ने दिए हैं, नेहा जी का कहना है कि इस पर काम कर रही है सरकार, और आंकड़ों की ही लड़ाई है कहीं ना कहीं, और आज मानसून सत्र में भी यही देखने को मिलेगा, तो कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? राजश्री जी, जो भाई रजवंत जी आंकड़े गिना रहे थे, मैं उन आंकड़ों से